बच्चों कैसे हो आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हो ना? और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा सारे सम्स की, ठीक है। तो चलिए अभी इस वीडियो में हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 जो है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये है पेज नंबर 323 पर। तो चलिए हमेशा की तरह फिर से आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। यस, तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। चलिए सब लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन आपको देखना है, आंसर इधर मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। यस, तो क्या लिखा है इसमें? फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गीता एंटरप्राइज, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और हमें यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनाना है उसी डेट का, ठीक है। और यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका भी हमें यूज करना है, ठीक है। यस, तो देखिएगा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया है बच्चों एज ऑन 31 मार्च 2019 बराबर, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो चलिए फटाफट से ना एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है ना, हमको एक आइडिया लग जाता है कि इस क्वेश्चन के अंदर है क्या, और मतलब किसके किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल कहाँ पर जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है ना। तो वहाँ पे आप चाहिए तो अगर आपके दिमाग में मतलब अगर ऐसे ही आपके दिमाग में बैठ चुका है कि कौन कहाँ पर जाएगा तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बैठा है तो वहाँ पे लिखो, कैपिटल के आगे लिखो कि ये जाएगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? ड्राइंग। तो ड्राइंग को हम क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस करते ना, तो वहाँ पे लिख लो कि लायबिलिटी साइड में वो जाएगा जिसको हम क्या करेंगे? कैपिटल में से लेस करेंगे, ओके। फिर ऐसा शॉर्ट में ही लिखना, पूरा वहाँ पे लिखने मत लगना, नहीं तो मतलब आपका ज़्यादा टाइम तो ऐसे ही लिखने में चला जाएगा, क्वेश्चन को फटाफट से रीड करने का, ओके। फिर क्या है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, लिख लीजिए वहाँ पे, ऐसे लिखिएगा टीडी यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। फिर उसके बाद क्या है बच्चों? परचेज एंड सेल्स। तो परचेज कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक। यस, फिर क्या है बच्चों? रिटर्न्स है। रिटर्न्स कहाँ पे जाता है? तो ये हम जानते हैं, रिटर्न देखिएगा, अगर सेल्स रिटर्न है तो फिर सेल्स में से माइनस करने का, अगर परचेस रिटर्न है तो परचेस में से माइनस करने का, है ना। तो यहाँ पे दोनों ही रिटर्न्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो, दोनों ही कॉलम्स में अमाउंट दिए गए, ठीक है। तो आप एक काम करो, परचेज और सेल्स को टिक कर लो, यानी उसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है दोनों के ऊपर। फिर देखिएगा यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड दिया है, तो कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। उसके बाद क्या है बच्चों? वेजेस। वेजेस दिया गया है प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। तो जो प्रोडक्टिव है ना, प्रोडक्टिव का मतलब क्या? वो प्रोडक्शन मतलब ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसके लिए वो कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और ये जो अनप्रोडक्टिव है ना, इसकी वजह से मतलब प्रोडक्शन का कुछ भी खर्चा यहाँ पे नहीं बढ़ा, ओके, मतलब ये उससे रिलेटेड है ही नहीं, और जब उससे रिलेटेड नहीं है तो कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सिंपल सी बात है, याद रख लो, प्रोडक्टिव ट्रेडिंग में जाता है, अनप्रोडक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद सैलरी। सैलरी कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर क्या है बच्चों? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद क्या है बच्चों? ट्रेड एक्सपेंसेस। अब इस ट्रेड एक्सपेंसेस का क्या मतलब क्या किया जाए? तो देखो आपको ध्यान से सुनना, मैं बता रही हूँ, ठीक है। अपनी भाषा में अपनी नोटबुक में किसी एक किनारे लिख करके रख लो, आपके समझने के लिए, कि ये ट्रेड एक्सपेंसेस को कहाँ पर लेकर के जाने का और कब लेकर के जाने का। सुनिए, अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस अकेला है, यानी इसके साथ ना सन्ड्री एक्सपेंसेस है, ना ऑफिस एक्सपेंसेस है, और ना ही जनरल एक्सपेंसेस है, मतलब ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ट्रेड एक्सपेंसेस अगर अकेला दिया गया है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो फिर उसको लेकर के जाने का कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है, समझ गए। और अगर ऐसा है मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया है और उसके साथ ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब तीनों दिए गए हैं या फिर तीनों में से कोई एक भी दिया गया है ना, तो फिर ट्रेड एक्सपेंसेस को लेकर के जाने का कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। सुना क्या बोला मैंने? तो अपनी भाषा में, हिंदी में, मराठी में, जैसे मन करे वैसे अपनी नोटबुक में लिख करके रख लो, भूलना नहीं चाहिए। जब आप क्लास 12th में भी जाओगे ना तो भी वहां पर यही वाला रूल अप्लाई होगा ट्रेड एक्सपेंसेस को लेकर के, ठीक है। तो अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। एक बार फिर से बोल दूं, सुनिए, अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ कुछ भी नहीं दिया है, ना सन्ड्री एक्सपेंसेस, ना जनरल एक्सपेंसेस, ना ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, तो फिर ट्रेड एक्सपेंसेस को लेकर के जाने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, बराबर। लेकिन अगर ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया है और उसके साथ जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, या तो तीनों दिए हैं या फिर तीनों में से कोई एक भी दिया है ना, तो क्या करने का? वो जो ट्रेड एक्सपेंसेस होता है उसको लेकर के जाने का कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। चलो लिख करके रख लीजिएगा।
तो ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पर दिया है इसको हम कहाँ लेकर के जाएंगे, तो आगे पढ़िए, यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस दिया है क्या? चलो एक बार नीचे हम लोग नज़र घुमा करके आते हैं, ठीक है, नज़र घुमाइए। हाँ देखिए वहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है। सन्ड्री एक्सपेंसेस देने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस है इसे हम कहाँ पर लेकर के जाएंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। समझ पाए कैसे किया हमने? यस। उसके बाद क्या है बच्चों, फ्यूल एंड कोल। तो फ्यूल एंड कोल ये किससे रिलेटेड है बताइएगा? फ्यूल और कोल कहाँ पर लगता है, तो वो फैक्ट्री के अंदर लगता है ना, इसीलिए ये कहाँ पर जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन देख लीजिएगा, लिखते जाइए, वहाँ पर डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अगर अलाउड रहता है तो फिर मतलब अगर आपने डिस्काउंट दिया तो वो आपका खर्चा होता है, खर्चा हुआ मतलब वो डेबिट में जाएगा। कौन से डेबिट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ठीक है। और अगर आपको डिस्काउंट मिला यानी कि आपका इनकम हुआ मतलब वो क्रेडिट में जाएगा, कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही कॉलम्स में अमाउंट दिए गए हैं, तो हम कैसे पता करें कि कौन सा डिस्काउंट अलाउड है और कौन सा डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो वो हम कैसे पता करेंगे ना, सुनिए। डेबिट मतलब क्या होता है? खर्चा, और क्रेडिट मतलब क्या होता है? इनकम, ठीक है। तो जो डेबिट में अमाउंट दिया है वो क्या है? हमारा खर्चा। हमारा खर्चा कब होगा? जब हम डिस्काउंट देंगे तब। तो वो जो डेबिट में अमाउंट दिया गया ना वो है डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। और वो जो क्रेडिट में अमाउंट दिया है वो क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। तो इस तरीके से आप लोग पहचान कर सकते हो इनकी, ठीक है। अच्छा आप चलिए अभी आगे चलते हैं। ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस है ना बच्चों, चलो बताओ ये कहाँ पे जाएगा? सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ पर जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बैड डेट्स का पूरा फॉर्मेट हम लोग बनाते ही हैं, आप जानते ही हो। उसके बाद से नेक्स्ट देखिएगा क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पर जाता है? ये तो असेट्स होता है, फर्नीचर भी असेट्स होता है। पैकिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर्स आपका असेट्स होता है, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। फिर कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड यानी कि असेट्स है, बराबर। फिर क्या है? इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी असेट्स होता है। फिर नेक्स्ट वन क्या है बच्चों? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, बराबर। तो इसको हम कहाँ पे लिखते हैं? पूरा जो फॉर्मेट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बैड डेट्स का, उसमें जो लास्ट रहता है ओल्ड आरडीडी, उसमें हम इस अमाउंट को लिखते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का ट्रायल बैलेंस, समझ में आया ना। चलो अब यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको फटाफट से रीड करते हैं, फिर उसके बाद से फाइनली हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 31 मार्च 2019 का। यहाँ पे देखो दो अमाउंट दिए गए, कॉस्ट प्राइस दिया है 7100 और जो मार्केट प्राइस है क्लोजिंग स्टॉक का वो दिया है 7500, ठीक है। तो जब दोनों भी दिए रहेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो कम रहेगा विच एवर इज लेस वही लेने का, ठीक है। जो कम रहेगा उसी को लेने का। तो यहाँ पे कम क्या है? 7100 है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 7100, ठीक है। यस। फिर उसके बाद देखिएगा दूसरा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 125 रुपीज़ स्पेंट ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग, ओके। तो देखो बच्चों इसको मैं आपको बताऊंगी जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगी ना तब, ठीक है। अभी बताने लगी फिर से मुझे बाद में बताना ही पड़ेगा क्योंकि इसका वर्किंग नोट करके दिखाना पड़ेगा, ओके। तो इसको आप ना एक काम करो, ऊपर जाओ और जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ना उसको टिक कर लो, यानी उसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है, बराबर। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बैड डेट्स दिया गया है और हमें आरडीडी क्रिएट करना है 5% का, है ना, एडजस्टमेंट नंबर 3। तो सन्ड्री डेटर्स को भी जाकर के टिक कर लीजिएगा, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज वेल एज ऑन क्रेडिटर्स इज टू बी मेंटेन एट 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। यस, यहाँ पे रिजर्व फॉर डिस्काउंट भी दिया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है बताऊंगी आप लोगों को। अच्छा बता दूं, देखो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या फिर क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है ना, जैसे जो बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं ना, मतलब जो भी उनका डेटर है यानी जिसको उन्होंने उधारी पे सामान बेचा है उसको प्रोम्प्ट पेमेंट के लिए एनकरेज करने के लिए, प्रोम्प्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है कि तुरंत पेमेंट करने के लिए ना क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10,000 उधारी पे हमने सामान बेचा और हम चाहते हैं कि वो हमको जल्द से जल्द पेमेंट कर दे, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया, ओके। हमने सामने वाले पर्सन को कुछ डिस्काउंट दे दिया ताकि वो हमें पेमेंट जल्दी से कर दे, बराबर। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बराबर। तो जैसे हमने डेटर्स को मतलब डिस्काउंट दिया प्रोमोट पेमेंट के लिए, उसी प्रकार से हमें भी तो डिस्काउंट मिल सकता है ना, यानी जो हम मतलब जिसको हमें पैसा देना है, ठीक है, क्रेडिटर को, उसने भी हमको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है।
तो वो क्या होता है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये हमें क्या करना होता है, डेटर में से माइनस करना होता है और क्रेडिटर्स में से भी माइनस करना होता है, और इसका दूसरा इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। कहाँ कहाँ पर जाता है वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे बता दूंगी, अभी फिलहाल के लिए जितना बताया उतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला देख लीजिए, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो चलिए एक काम कीजिए, प्लांट एंड मशीनरी और जो फर्नीचर है ना उसको अभी टिक कर लो, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी, फिर क्या है बच्चों, फर्नीचर, ठीक। यस, तो ये था आपका पूरा सवाल। अब चलिए हम लोग इसका फाइनली सॉल्यूशन जो है वो शुरू करते हैं। तो क्या करना होगा, फॉर्मेट तो बनाना ही होगा आप लोगों को। क्या नाम है, गीता एंटरप्राइजेस, ओके। तो हम इधर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ गीता एंटरप्राइजेस, गीता एंटरप्राइजेस, ठीक है। फिर ये देखिए, इधर आएगा डेबिट, इधर आएगा क्रेडिट, ये क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये देखो मैंने लिखा ही नहीं। फिर आप जानते ही हो यहाँ पे पर्टिकुलर, देखो ये डेबिट क्रेडिट लिखना भूलना मत, फॉर्मेट अच्छे तरीके से बनाने का। मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हो, करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मेरे साथ साथ आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अकेले में बैठ करके नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा डेबिट, ये लो जी क्रेडिट, बराबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ended 31 मार्च 2019। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ठीक। फिर हम लोग बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं, मतलब बैलेंस शीट के लिए भी जो टेबल है वो हम बना लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। फिर यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, लाइबिलिटीज, है ना। फिर यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे हम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, असेट्स। ठीक, यस। तो फाइनली हमने पूरा फॉर्मेट बना करके तैयार कर लिया है। चलिए अभी हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को देखते जाते हैं और लिखते जाते हैं, ठीक है। सब लोग रेडी हो। सबसे पहले क्या दिया है, कैपिटल दिया है। तो कैपिटल कहाँ पे जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल, ठीक है। और इसका अमाउंट दिया गया है 50,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग दिया है। तो ड्राइंग को क्या करना होता है, कैपिटल में से माइनस करना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे कैपिटल में से, ठीक है। क्या करेंगे, लेस ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो कितना दिया है, 1750। चलो माइनस करके फाइनली लिख देते हैं। तो 0 में 0 गया 0, और 10 में से 5 गया तो 5,
9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 1 जाएगा तो 8 और यहाँ पर 4, यानी कितना आएगा 48,250। ओके, समझ में आ रहा है ना, 48,000 है ये। ठीक, एक बार देख लेते हैं। 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 1 गया तो 8 और फिर यहाँ पे 4। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देख लीजिएगा क्या है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है ना। तो हम इधर क्या लिखेंगे, और इसका अमाउंट भी देख लेते हैं, 8,000 दिया गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। $8,000। ठीक, फिर यहाँ पे नेक्स्ट वन देख लीजिएगा क्या दिया है, परचेज एंड सेल्स। तो परचेज कहाँ पर जाता है, यहाँ पर आता है ना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और जो सेल्स है वो क्रेडिट साइड में आता है। तो देखो पहले हम लोग ये परचेज का लिख देते हैं, टू परचेज। सेल्स को हम यहाँ पे लिख देंगे बाय सेल्स। चलो अभी दोनों का अमाउंट लिख लेते हैं। तो परचेज का अमाउंट देख लीजिए, जो डेबिट वाला अमाउंट है वो परचेज का है, जो क्रेडिट वाला अमाउंट है वो सेल्स का है। ठीक है, तो परचेज का अमाउंट देखिए कितना दिया है, 16,500 और सेल्स का कितना है, 22,500। ठीक है, तो इसका है 16,500। और देखो हमारे पास मतलब वो रिटर्न भी था ना, तो उसके लिए हमें एक लाइन छोड़ना होगा रिटर्न को माइनस करने के लिए, और ये कितना था, 22,500। ठीक, समझ गए ना अच्छे से, 22,500, 16,500। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा क्या है बच्चों, रिटर्न है। तो रिटर्न एक तो सेल्स रिटर्न है, दूसरा परचेज रिटर्न है ना। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, देखिएगा रिटर्न को। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिटर्न। इनवर्ड और आउटवर्ड भी आप लोग को समझना चाहिए, तो इस बार हम लोग इनवर्ड और आउटवर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो इनवर्ड किसको कहा जाता है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है, परचेस रिटर्न। ओके, मतलब जब आपके पास से गुड्स जा रहा है, यानी कि जा रहा है ना, आउट हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं लेस रिटर्न आउटवर्ड। बराबर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिटर्न इनवर्ड। अभी आपके पास गुड्स आ रहा है ना, सामने वाला पर्सन रिटर्न कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा रिटर्न इनवर्ड। ओके, भूलोगे नहीं ना। चलो इसका अमाउंट हम देख लेते हैं। तो देखिएगा जो हमारा सेल्स रिटर्न है ना, जो डेबिट में अमाउंट दिया गया है वो सेल्स रिटर्न है, और जो क्रेडिट में अमाउंट दिया गया है वो परचेज रिटर्न है। तो कितना है सेल्स रिटर्न, 625, परचेज रिटर्न है 750। तो यहाँ पर ना 625 को हमें माइनस करना पड़ेगा, और इसमें से हमें 750 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी माइनस करके फाइनली हम ये अमाउंट लिख देते हैं इधर। तो 0, 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 4, और 14 में 7 जाएगा तो 7, फिर इसने एक इसको दिया था तो 5, यानी कि 15,750। ठीक है, फिर उसके बाद 750 आएगा यहाँ पर, 500, फिर उधर से 250 जाएगा। हाँ सही है, ठीक है। चलो अभी इसको भी हम माइनस कर देते हैं, 625 को। 10 में से 5 गया तो 5, और फिर 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ पे बचा 4, तो इसने एक इसको दिया। 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ पे कितना है 1, यानी कि 21,875। एक बार सोचते हैं मन में, यही आएगा ना, एक बार मतलब रीचेक इसको कर लेने का, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, अगर एक अमाउंट पे गड़बड़ निकला ना, फिर वो बैलेंस शीट टैली ही नहीं होता है। इसके लिए मैं 2 बार चेक कर लेती हूँ। 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 जाएगा तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सही है। हाँ दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्या है, कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और इसका अमाउंट देख लीजिए कितना दिया है स्टूडेंट्स, 1000 नहीं 425 दिया गया है, ठीक है। चलिए कैरेज आउटवर्ड लिखते हैं 425, टू कैरेज आउटवर्ड।
ठीक, 425। फिर उसके बाद अगला देखिएगा, यहाँ पे वेजेस दिया गया है प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, ठीक है। तो जो प्रोडक्टिव वेजेस है वो कहाँ पे जाएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, और जो अनप्रोडक्टिव वेजेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो पहले हम प्रोडक्टिव वाला लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, टू वेजेस, ये कैसा वेजेस है, प्रोडक्टिव वाला है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रोडक्टिव। यहाँ पर अभी लिखेंगे टू वेजेस अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, ठीक, समझ गए। चलो अभी दोनों का अमाउंट हम लिख लेते हैं। तो प्रोडक्टिव वेजेस है 1000 और अनप्रोडक्टिव कितना है 600। तो प्रोडक्टिव में लिख देंगे हम लोग 1000 और ये कितना है 600, ठीक, समझ गए ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन देख लीजिएगा। चलिए एक काम तो हमने कर लिया। फिर यहाँ पे सैलरीज दिया गया है, सैलरी कितना दिया है 1000, तो सैलरी कहाँ पे जाता है, यहीं पर आएगा, टू सैलरीज करके हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर क्या है बच्चों, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। और जो इसका अमाउंट है ना वो कितना दिया है, रुकिए, इसका अमाउंट है 1125, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एक 1125, ठीक है। फिर अगला देख लीजिएगा क्या है बच्चों, ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ये वाला ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ पर जाएगा, तो इसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है ना, इसके लिए ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। और जो इसका अमाउंट है ना वो है ट्रेड एक्सपेंसेस का 325 रुपये। चलिए लिख देते हैं हम टू ट्रेड एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना था 325। फिर उसके बाद देखिएगा क्या है बच्चों, फ्यूल एंड कोल। तो फ्यूल एंड कोल कहाँ पे लगता है, वो फैक्ट्री में ही लगता है ना, इसके लिए ये कहाँ पर जाएगा, तो यहीं पर आएगा। हम क्या लिखेंगे, टू फ्यूल एंड कोल। फ्यूल एंड कोल, ठीक है। और जो इसका अमाउंट है ना वो देखिए कितना दिया गया है 250, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके लिखो, रुको, फ्यूल एंड कोल 250, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ये काम तो हमने कर लिया। उसके बाद से है डिस्काउंट। तो एक तो है डिस्काउंट रिसीव, दूसरा है डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो डिस्काउंट अलाउड है उसको हम इस साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, बाय डिस्काउंट। अब कौन सा अमाउंट किधर आएगा उसे आप समझिएगा। तो जो रिसीव वाला है वो अमाउंट इस साइड आएगा, जो अलाउड वाला है वो इस साइड आएगा, ठीक है। तो जो डेबिट में अमाउंट दिया गया है ना उसे आप ये डेबिट में लिखिएगा। तो देखिएगा डिस्काउंट का डेबिट का अमाउंट कितना है 460 और क्रेडिट का है 550। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 460 इसके सामने, और यहाँ पे आ जाएगा 550, ठीक। 460 सामने आ रहा है ना, हाँ इसके सामने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, बैड डेट्स सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस भी इसी में आता है, हम जानते हैं। चलिए लिखते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। ये इसके सामने आना चाहिए, नीचे मैंने कैसे लिख दिया, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। और जो इसका अमाउंट है ना वो देखिए कितना दिया है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 225 रुपये
तो हम इधर लिख देंगे बच्चों 225, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया बैड डेट्स। तो चलिए अभी फाइनली हम पूरा बैड डेट्स का भी फॉर्मेट इधर बना लेते हैं। तो क्या था, सबसे पहले क्या आता है, बैड डेट्स आते हैं ना, हम इधर क्या लिखते हैं 2 बैड डेट्स। फिर इसमें किसको ऐड किया जाता है, तो न्यू बैड डेट्स को ऐड किया जाता है। क्या लिखेंगे, न्यू बैड डेट्स। फिर इसमें हम क्या ऐड करते हैं, तो न्यू आरडीडी, ठीक। और इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, ओल्ड आरडीडी को। तो यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे हम ओल्ड आरडीडी, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट है। तो वो जो बैड डेट्स दिया गया है ना, उसका अमाउंट हम कहाँ पर लिखेंगे, तो वो बैड डेट्स में लिखेंगे। इसका अमाउंट देखिए कितना दिया है, 200, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैड डेट्स के आगे 200। कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इनर कॉलम में, ठीक। फिर उसके आगे देख लीजिएगा क्या है बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, असेट्स होता है ना, तो वो असेट साइड में जाइए और यहाँ पे लिखिए। और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है कि नहीं, जी हाँ, प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, यानी कि इसका अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी। और इसका अमाउंट दिया गया है 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 20,000। फिर उसके बाद आगे देख लीजिएगा, अगला क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, जी हाँ। तो हमें एक लाइन छोड़ना पड़ेगा उसके लिए भी, इधर एक लाइन छोड़ो और इधर नीचे लिखो फर्नीचर। और इसका अमाउंट यहाँ पे दिया गया है फर्नीचर का 5,500, काफ़ी कम है। कम रहे चाहे ज़्यादा, हमको तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बता देना है, बस काम खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा क्या आता है, पैकिंग एक्सपेंसेस। तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 पैकिंग एक्सपेंसेस। तो पैकिंग करने का खर्चा कितना आया, देखो यहाँ पे दिया गया है 175। फिर उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो चलिए सन्ड्री डेटर्स तो इस साइड आ जाएगा, यानी कि असेट्स में, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। और इसका अमाउंट देखिएगा, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट दिया गया है 10,090। इसके ऊपर एडजस्टमेंट था ना, आप लोगों को मैंने बताया था, बराबर 10,090, ठीक है। इसीलिए इसका अमाउंट हम लोग अंदर लिखेंगे। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो रुको, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी जो इसका अमाउंट है ना, वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक। इसका अमाउंट दिया है 6,750। आगे बढ़िए, अगला यहाँ पर क्या है बच्चों, कैश इन हैंड। तो ये असेट्स होता है, कैश इन हैंड यहाँ पे लिखते हैं हम, कैश इन हैंड। थोड़ा नीचे यहाँ पर, एक यहाँ पर करेंगे, फिर इसमें उसको माइनस हो ही जाएगा। इसका अमाउंट दिया गया है 2,200। फिर देखिएगा इन्वेस्टमेंट दिया है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो आपका असेट्स होता है, ठीक है। यस, अगर हम किसी कंपनी में मतलब कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बाद में हमको इन फ्यूचर पैसा मिलेगा ना, इसीलिए वो क्या कंसिडर किया जाता है, तो असेट्स कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट, जिसका अमाउंट देख लीजिए कितना दिया है, 10,250, ठीक है। फिर अगला देख लीजिएगा क्या है बच्चों, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये क्या है, ओल्ड आरडीडी। तो चलिए ओल्ड आरडीडी का अमाउंट हम लिख देते हैं कितना, 150। तो यहाँ पर ओल्ड आरडीडी में क्या आ जाएगा बच्चों, 150, ठीक है। इसको हमें माइनस करना होगा,
बाकी यहाँ पर क्या आएगा अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा जब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे तब, ठीक है। यस, तो यहाँ पर हमने ये ट्रायल बैलेंस तो कंप्लीट कर लिया, जिसको जहाँ भेजना था सबको हमने भेज दिया, आप लोग देख सकते हो। अब बारी किसकी है, तो जो एडजस्टमेंट दिए गए उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर जाता है, इसके दो इफेक्ट होते हैं ना, पहला तो ये यहाँ पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फिर यहाँ पे अच्छा इसका अमाउंट हमें क्या लिखना होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो कम होता है उसको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कम कौन सा है, 7100, तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर 7100 इस साइड भी, और यहाँ पर भी 7100। क्लियर। तो पहला एडजस्टमेंट हमने कर लिया, देखो कितना सिंपल था। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2, देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब पढ़िए उसको ध्यान से, कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स ₹125 स्पेंट ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग, यानी कि ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अच्छा इसके ऊपर एडजस्टमेंट था ना, हमने तो लाइन छोड़ा ही नहीं, मैंने बताया भी था, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको कर देंगे, ठीक है। तो सुनिए, ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ना बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि मतलब ये जो पूरा यहाँ पे दिया है ना 1125, ठीक है, देखो ये हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 1125 बराबर। तो इसमें से 125 रुपये, 125 ही है ना, हाँ 125 रुपये क्या है बच्चों, ये पर्सनल ट्रैवलिंग है, यानी कि पर्सनल ट्रैवलिंग मतलब क्या, जो भी मालिक है, जो भी प्रोप्रिएटर है, जब उसने खुद का ट्रैवल किया ना तो उसने इतना खर्चा किया, ठीक है, खुद ने, मतलब वो उसका पर्सनल ट्रैवलिंग है, ठीक है। तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस या फिर इनकम होते हैं ना, उन्हीं को हम यहाँ पे दिखाते हैं। अगर ड्राइंग वगैरह है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 1125 रुपये हुआ है ना, ये किसकी वजह से हुआ है, तो यहाँ पे जब हमने पर्सनल ट्रैवलिंग को इंक्लूड किया तब जाके ये टोटल उतना अमाउंट है, ठीक है। लेकिन अभी जो पर्सनल ट्रैवलिंग है उसे हमें माइनस करना होगा ना, माइनस करोगे तभी तो एक्चुअल में पता चलेगा कि बिजनेस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, सुन लीजिए, इसके दो इफेक्ट्स कौन कौन से होंगे, इसका वर्किंग नोट आप बना करके समझ सकते हो। ये जो 1125 रुपये दिया है, इसके अंदर क्या है, पर्सनल ट्रैवलिंग भी इंक्लूडेड है, कितना, 125 रुपये। तो हमें ये 125 रुपये यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर उसने मतलब ये जो 125 रुपये है वो उसके पर्सनल से रिलेटेड है ना, इसके लिए ये क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा, ठीक है। यानी हम ड्राइंग को माइनस कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर माइनस कर दो 0, और यहाँ पे 0, इधर कितना आएगा, इधर 0, यानी कि 1000 रुपये वो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ना, इसमें से 125 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ये तो इसका बच्चों पहला इफेक्ट है। अभी इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा पता है आप लोगों को, दूसरा इफेक्ट हम क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करते जाते हैं, राइट। तो ये भी तो एक तरीके का ड्राइंग ही है ना, ओके। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो कैपिटल है इसमें से हम उसको माइनस कर देंगे, यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हमने खुद के लिए, यानी जो प्रोप्रिएटर ने खुद के लिए यूज़ किया उसे हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो वो होगा उसका दूसरा इफेक्ट। चलो मैं आपको लिख करके बताती हूँ, अभी बोलने से नहीं होगा, मैं आपको लिख करके बताती हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को यहाँ से मैं हटा देती हूँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये जो पैकिंग एक्सपेंसेस है ना, इसको यहाँ पर बुला लेते हैं, इसको लिख दो आप पैकिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसका अमाउंट हम लिख देते हैं 175, और यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख देते हैं, जिसका अमाउंट कितना था, 1125, ठीक है। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक। अब इसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा 125, क्योंकि ये क्या है, ड्राइंग है ना, पर्सनल के लिए खर्चा किया मतलब ड्राइंग में वो कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे हम लिख देंगे ड्राइंग्स, जिसमें से 125 रुपये, चलो अभी माइनस कर दो और बताओ कितना आएगा, 1000। तो ये लीजिए मैंने इधर 1000 लिख दिया, ठीक है। ये तो इसका पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट यहाँ पर जाएगा, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, तो ये क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ना, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कितना, 125। दस में से 5 गया तो 5, फिर यहाँ पर क्या आएगा देखो, 4 में से 2 गया तो 2,
उसके बाद से इधर 2 में से 1 गया तो 1, फिर ये 8 और ये 4, यानी कि 48,125 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यस। तो हमने एडजस्टमेंट नंबर जो 3 था, नहीं एडजस्टमेंट नंबर 2, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, दोनों इफेक्ट हमने दे दिया, आप देख सकते हो। उसके बाद देखिएगा एडजस्टमेंट नंबर 2, यहाँ पर ना नया बेडेड दिया गया है, कितना 175। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पे प्रोविज़न ये आरडीडी भी क्रिएट करना है, कितने का 5% का। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, जो जो न्यू बाय डेट्स होता है उसको हम ये सन्डे डेटर्स में से माइनस करते हैं, और यहाँ पर देखो न्यू बाय डेट्स के प्लेस पे वो अमाउंट लिखते हैं। तो कितना अमाउंट है 175। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 175। ठीक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सन्डे डेटर्स में से इसको लेस करेंगे, न्यू बाय डेट्स को, जो कितना है 175। ठीक है, चलो माइनस करके देख लेते हैं कि कितना अमाउंट आएगा, तभी जाके हम लोग यहाँ पे आरडीडी भी कैलकुलेट कर पाएंगे ना। तो 10 में से 5 गया तो 5, और इधर कितना 8 बचा, 8 में 7 गया तो 1, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 8 में 7 गया तो 1, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे 9, यानी कितना आएगा 9,915। ठीक है, यही आएगा। एक बार मैं माइनस करके ना फिर से रीचेक कर लेती हूँ, रुकिए 1 मिनट। 1,0,090 माइनस 175, 9,915। ठीक है, सही, मतलब सही है। ओके, तो हमने ये मतलब इसको लिख दिया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आरडीडी भी क्रिएट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आरडीडी एट द रेट ऑफ कितना 5%। तो न्यू आरडीडी कितना 5% का। तो अभी ये जो अमाउंट आया है ना 9,915, इसका हमें 5% निकालना पड़ेगा। तो चलो फिर वर्किंग नोट में इसका कैलकुलेशन आप करके दिखा सकते हो। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करना है। यहाँ पे देखिएगा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो देखो उसका अमाउंट कितना है 9,915। इसके ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 5% का आरडीडी हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, पहले हम लोग 5 से ना मल्टीप्लाई कर देते, 5 5 से 25, 2 5 1 5, 5 2 7, 5 9 से 45, 5 9 से 45 यानी कि 49। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर नीचे क्या है बच्चों, अपॉन में है 100 बराबर। तो अभी पॉइंट हम कहाँ पे लगाएंगे, 2 0 है ना, तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 495.75। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट में आया है, तो जब भी पॉइंट में आता है ना तो उसको राउंड अप करके लिख देने का। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, ये जो 495 है ना, इसके बाद क्या है 0.75, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 496 करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे चलेगा। तो चलिए लिख दिया जाए, इसको लिखेंगे, ये पॉइंट वाला मत लिखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 496, जिसे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस करना है। चलो फिर माइनस करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये जो 9,915 है ना, इसमें से हम माइनस करते हैं 496 को। ठीक है, तो माइनस करने पे कितना आया 9,419। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9,419, राइट। और ये जो न्यू आरडीडी आया है, हमें इसके प्लेस पर लिखना पड़ेगा ना, कितना 496। चलो अब एक काम करते हैं, इन सभी को प्लस करते हैं, फिर उसमें से हम ये 150 को माइनस कर देंगे, और फाइनली जो इसका अमाउंट आएगा उसे हम बाहर करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 6 5 कितना होता है 11, 11 का 1 कैरी आ गया 1। ठीक है, फिर 7 मतलब 9 1 10, 10 7 17 का 7 1 आ गया, फिर 2 1 3। ठीक है, 3 4 7, 7 1 8, कितना आएगा 871, राइट। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 6 5 11 1 आया, 7 9 16 1 17, फिर 2 3 3 4 3 7 1 8 बराबर। अब ये 871 में से 150 को माइनस करना होगा। चलो माइनस करते हैं, 1 में से 0 गया तो 1, और 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 1 गया तो 7, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 721। ठीक है, यस। तो हमने ये भी कर लिया है, यानी कि एडजस्टमेंट नंबर जो 3 था वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया है, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी दिया गया है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और क्रेडिटर्स का मतलब क्या हुआ, बताया था ना आप लोगों को, जैसे कि जो भी हमारा डेटर है वो हमको
जल्दी से पेमेंट कर दे, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो जैसे हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं वैसे हमको डिस्काउंट मिल भी तो सकता है ना। तो जब हमको डिस्काउंट मिलता है अपने क्रेडिटर्स से तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को डेटर्स में से माइनस करना होता है और जो क्रेडिटर है क्रेडिटर में से माइनस करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ना इसका कैलकुलेशन करना होगा, तो वर्किंग नोट में आप जरूर अच्छे से करके दिखाइएगा। चलिए मैं आपको वर्किंग नोट बताती हूँ कैसे होगा। देखो मेरे पास पूरा मतलब स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं मिटाते जाती हूँ, लेकिन आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिएगा तो उसको मिटाइएगा नहीं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, तो सबसे पहले रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो देखिएगा अमाउंट कितना आया है, 9419। अब इसके ऊपर हम कितना परसेंट लेंगे, मतलब कितना परसेंट इसका निकालना होगा, तो देखिएगा वहाँ पे परसेंटेज दिया गया है ना, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज वेल एज क्रेडिटर इज टू बी मेंटेनेड 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा रिस्पेक्टिवली लिखने से क्या होता है, मतलब रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर में। ठीक है, तो जैसे ऑर्डर में दिया है ना उसी ऑर्डर में हमको लेना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले क्या दिया है, डेटर्स की बात की गई है, यानी जो पहला वाला परसेंटेज है ना वो डेटर का है। ठीक है, तो डेटर का कितना परसेंटेज है, मतलब कितना परसेंट है, 2%। तो चलिए इसका 2% हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब 2% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, चलो पहले हम यहाँ पर ना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 क्या होता है 18, फिर 1 आया, 2 1 2 1 3। ठीक है, 2 4 8, 2 9 18। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या है, अपॉन में है 100। चलो अभी ये 2 0 है ना, तो पीछे से 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 188.38 बराबर ये आया। अब इसका क्या किया जाए, ये भी पॉइंट में आ गया, तो ज़्यादा चिंता मत करो, जब ये पॉइंट में आता है ना तो उसको राउंड ऑफ करके लिख देने का। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो 189 करके भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो 188 लिखा ना दिन, मतलब तभी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 1-2 नंबर ऐसे आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा आगे पीछे मत करना, बस एक ही। तो हम एक काम करते हैं 188 लिख देते हैं। ठीक, चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे इसमें से जो भी हमारा डेटर्स का अमाउंट आया है उसमें से हम ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं ना वो माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम मतलब हमने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो वो पैसा हमको मिलेगा थोड़े ना, इसके लिए माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना अमाउंट, 188। चलो फाइनली अभी माइनस करके इधर लिख देते हैं, तो नौ में से 8 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 9 में से 8 गया तो 1, और 1 में से 8 नहीं जाने वाला, इसने किसको दिया, 11 में से 8 जाएगा तो 8, 9 10 11, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, फिर इधर कितना बचा, इसने किसको दिया था, यानी कि इधर 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 9, यानी कि 9231 आ जाएगा, कितना 9231। ओके, 9 में से 8 गया तो इतना ही आएगा। और फिर उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसके ऊपर भी हम यहाँ पे जो आरडीडी है वो ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3 में आएगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर का अमाउंट कितना है देख लीजिए, 6750। इसके ऊपर कितना परसेंट दिया गया है, 3%, तो हम यहाँ पे 3% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे देखो 0 से 0 को कैंसिल कर दो, पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 1 आया, 3 7 21, 21 प्लस 1 22 का 2 कैरी आ गया 2, 3 6 18 प्लस 2 20। ठीक, और नीचे क्या है बच्चों 10। ठीक है, अब एक काम करेंगे, यहाँ पे 1 0 है ना, तो पीछे से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 202.5। ठीक, तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये भी किस में आया है, पॉइंट में ही आया है। तो अगर आप चाहें तो 202 लिखिए, या फिर 203 भी आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखना है, चलो 202 ही लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, तो बताइए कितना आएगा, 202 और 202 लिखते इधर। चलो माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 2 गया तो 8 यहाँ पर आएगा, 10 में से 2 गया तो 8, 4 में से 0 जाएगा तो 4,
7 में से 2 गया तो 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि 6548। ठीक है, ये तो इसका पहला इफेक्ट था। देखो ये इसका पहला इफेक्ट, ये इसका पहला। अभी दूसरा इफेक्ट क्या होगा तो समझिएगा। ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, आप खुद ही इसका आंसर दोगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर आप डिस्काउंट सामने वाले पर्सन को दे रहे हो तो आपका वहाँ पे फायदा है कि नुकसान है? क्या है? आपको क्या होगा? नुकसान होगा ना, लॉस होगा। और लॉस होता है तो कहाँ पे लिखने का? डेबिट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है ना, इसको हम लिखेंगे कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, एग्री करते हो ना इस बात से? तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और इसका अमाउंट है 188। ठीक, उसके बाद ये जो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, ये हमारे लिए फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? सोचिए, अगर मतलब जिसको हमें पैसा देना है वो हमें डिस्काउंट दे रहा है, यानी इतना अमाउंट अब हमको नहीं देना पड़ेगा, यानी एक तरीके से प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिखना होगा, तो हम इधर क्या लिखेंगे? बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। और इसका अमाउंट कितना आएगा? तो 202। समझ गए ना अच्छे से? चलिए, अच्छी बात है, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब उसके बाद यहाँ पे 5वां देख लीजिएगा, डेप्रिसिएशन दिया गया है। देखिए 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, यानी दोनों के ऊपर 10% का ही डेप्रिसिएशन है। तो चलो फटाफट से इसको भी कर देते हैं, फिर हम सारे अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 10%। तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000 होगा ना। चलो अभी इसमें से 2,000 को हम माइनस करेंगे। 20,000 में से 2,000 गया तो 18,000 लिख दो सीधे सीधे। फिर ये फर्नीचर पे भी 10% का डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, तो इसका 10% कितना आएगा? 5,500 का डेप्रिसिएशन आएगा 550। ठीक है, चलो माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा? 0। 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, और फिर 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ बचा 4 और यहाँ पे 9, यानी कि 4950। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, राइट। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? तो ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये हमारे लिए लॉस होता है ना। लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन किसके किसके ऊपर है? एक तो है मशीनरी के ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और दूसरा है फर्नीचर के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीनरी का देखिएगा डेप्रिसिएशन कितना? 2,000, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2,000, और ये जो फर्नीचर है इसके ऊपर 550। अब दोनों को जोड़ देते हैं, ये क्या है? 2,000। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यानी 2,550। ठीक है, यस। तो हमने ये काम भी कर दिया है। अब उसके बाद और आगे देख लीजिए, और कुछ भी एडजस्टमेंट है क्या? सब कुछ तो हमने कर दिया ना? यस, सब कुछ हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, 188, इसको माइनस करके 9231। ठीक है, सब कुछ सही है। अब हमें क्या करना होगा? तो एक एक करके हम सारे अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, मतलब इन दोनों को क्लोज करेंगे। पहले इसकी बारी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस साइड का अगर मैं टोटल करूं तो कितना आएगा। चलो इसका टोटल आता है 28,975। ठीक है, अब इस साइड का टोटल करते हैं, तभी तो पता चलेगा कि हमको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अच्छा बताइए, प्रॉफिट कब होता है? देखो इस साइड का टोटल कितना आया? 25,335, नहीं 325। ठीक है, 25,325। ठीक है, तो देखिएगा कौन सा वाला साइड ज़्यादा है? ये डेबिट वाला, ये क्रेडिट वाला है। ये है क्रेडिट और ये है डेबिट वाला। ठीक है, तो क्रेडिट वाला ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा अमाउंट होता है उसे हम क्या करते हैं? दोनों साइड में लिख देते हैं। तो ये जो ऊपर वाला अमाउंट है इसे हम दोनों साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं फाइनली
क्या लिखेंगे 28975, ठीक है, और यहाँ पर भी आएगा 28975, 28975, ठीक है। फिर क्या करना होगा, तो देखिएगा ये जो डेबिट वाला अमाउंट है इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट में से माइनस करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ठीक है। तो चलिए माइनस करते हैं, तो इसमें से 28, देखिए जब हमने माइनस किया तो कितना आया 3650, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इतना प्रॉफिट हुआ है 3650 का। ये क्या है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। चलिए अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है मतलब जो आया है, इसे हम कहाँ पर लेकर के जाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लेकर के जाएंगे। किस साइड, ये डेबिट में आया ना, तो अभी ये क्रेडिट में इसको लेकर के जाएंगे, यानी कि इस साइड, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना 3650, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, तो अब हम इस साइड का टोटल करके देखते हैं और इस साइड का भी देखते हैं कौन सा वाला ज़्यादा आता है। तो 3650 प्लस 550 प्लस 202 कितना आया 4402, इस साइड का टोटल, ठीक है। अब इस साइड का टोटल हम करके देखते हैं, मेरे ख्याल से ये वाला शायद से कम आए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 425 प्लस 600 प्लस 1000 प्लस 175, 460, 225, 721, 1000, 188, 7344, ठीक है। जब हमने इस साइड का टोटल किया तो ये आया 7344, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये है हमारा कौन सा अमाउंट, क्रेडिट वाला अमाउंट, और ये है बच्चों डेबिट वाला अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी इस बार उल्टा हो गया, डेबिट वाला अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट वाला कम है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जो अमाउंट ज़्यादा रहता है उसे हमें दोनों साइड में लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेबिट वाला अमाउंट है ना 7344, इसे हम दोनों साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या आएगा, लाइन खींचूँ मैं, चलो लाइन खींच देती हूँ, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो आप देख लेना बाद में, ठीक है। ये लीजिए मैंने यहाँ पे लाइन खींच दिया, ठीक है। चलो अभी लिखते हैं, क्या लिखेंगे 7344 यहाँ पर, और ये वाला अमाउंट, यही वाला अमाउंट हम इस साइड भी लिख देंगे, ठीक। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो क्या सीखा है हमने कि अगर डेबिट वाला साइड ज़्यादा होता है और क्रेडिट वाला कम होता है, ठीक है, मतलब डेबिट ज़्यादा और क्रेडिट कम, तो फिर हमें यहाँ पे लॉस होता है, और अगर क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम तो फिर हमको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर क्या है, डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, यानी कि हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, माइनस करके अभी पता चल जाएगा। चलो माइनस करते हैं 4402 को, तो कितना आया 2942, यानी कि हमें यहाँ पर लॉस हुआ है बच्चों, नेट लॉस कितने का 2942 का, ठीक है। लिख दूं मैं यहाँ पर, देखिएगा 2942 कैसे लिखेंगे, ये नेट लॉस है, बाय नेट लॉस कैरिड डाउन 2942, ठीक है। और ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। अब हम क्या करेंगे, तो देखिएगा ये जो नेट लॉस आया है ना, इसे हमें कैपिटल में से माइनस करना होता है। अगर प्रॉफिट होता है, सुनो ध्यान से, अगर आपको नेट प्रॉफिट होता है तो जो कैपिटल है उसमें प्लस करने का, लेकिन अगर आपको लॉस हुआ तो फिर कैपिटल में से माइनस करने का, यानी कि ये जो नेट लॉस है ना इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस नेट लॉस, ठीक है। कितने का लॉस हुआ 2942 का ना, तो यहाँ पर हम आएंगे और लिखेंगे 2942 का हमको यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है।
चलो अब माइनस करते हैं, कितना आएगा, चलो अभी डायरेक्टली मैं कर देती हूँ। इसमें से माइनस करते हैं 48125 को, तो कितना आएगा 45,183। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 45,183, ये आ गया आपका फाइनल अमाउंट। ठीक, यस। तो अभी हमने सब कुछ तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, तो बैलेंस शीट को टोटल करना होगा, तभी तो पता चले कि हमारा बैलेंस शीट टैली होता है या फिर नहीं होता है। चलो फिर फटाफट से करते हैं। तो 4 5 1 8 3, देखो मैं कैलसी से कर रही हूँ, आप कैलसी से मत करना, ओके। मतलब एग्जाम में तो कैलसी आपको मिलेगा नहीं, तो कहाँ से करोगे, हाथ से ही करना पड़ेगा। अभी मुझे जल्दी जल्दी करना है ना, इसके लिए मैं ऐसे कर रही हूँ। देखो इसका टोटल आया 5 1 7 3 1, ठीक है। फिर उस साइड का भी देख लेते हैं। अट्ठारह 4950, फिर 9 9 2 3 1 2 2 0 0 1 0 2 5 0 7 1 0 0। देखो बच्चों इस साइड का भी टोटल कितना आया 51,731। ठीक है, दोनों साइड का टोटल उतना ही आया है। मतलब जो हमारा बैलेंस शीट है ना वो यहाँ पे टैली हो चुका है। तो अब हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, इसको मैं मिटाने वाली हूँ, नहीं लिखा हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कैसे करना है मैंने आपको समझा ही दिया है। तो चलो फाइनली हमारा जो बैलेंस शीट टैली हुआ है ना, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं एक। पाँच 1 7 3 1, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, यस। तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर कौन सा था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6, ये होता है कंप्लीट। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों, तो चैप्टर नंबर 9 के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 तक के क्वेश्चन है सबके सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और इसके आगे अभी और भी क्वेश्चन हैं जिन्हें हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चाहो तो आप खुद से प्रैक्टिस करो, बाकी मैं तो आपको करवाऊंगी ही। ठीक है, लेकिन पहले आप खुद से कीजिए, ना आए तो आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और बाकी और कुछ भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना। 731 सब कुछ तो ठीक है, राइट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। ठीक है, वहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, इसकी PDF फाइल मैं आप लोगों को मतलब PDF फाइल बना करके उधर अपलोड कर देती हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन आपको देखना है तो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, और चाहो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, ताकि सब लोग पढ़ाई करें अच्छे से। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चलो, गुड बाय एवरीवन।